नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की तैयारी की, कर्नाटक में बोम्मई सरकार पर आई आफत की, जानेंगे लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्यों डरे हुए हैं किसान, क्या सपा से दूर जाएंगे मुसलमान, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कमजोर होती बीजेपी की, टीएमसी में ममता के खिलाफ उठी आवाजों की, और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी शासित दिल्ली एमसीडी में सामने आए भ्रष्टाचार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, प्रवर्तन निदेशालय ने कसा महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर शिकंजा, 8 संपत्तियां की अटैच, 23 फरवरी से हिरासत में है मलिक। पश्चिम बंगाल में जारी घमासान, 18 दिन में 5 केस सीबीआई के हवाले, 3 में टीएमसी नेता हैं आरोपी, नाराज ममता ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अपनी ही सरकार पर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने साधा निशाना, कहा शरारती तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई करे कर्नाटक की बीजेपी सरकार, मुसलमानों को शांति से रहने दे। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 237 अंक की गिरावट के साथ 58,339 पर हुआ बंद, तो निफ्टी 55 अंक की गिरावट के साथ 17,476 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनावों में 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। विपक्ष इस बार बीजेपी को कोई मौका नहीं देना चाहता, इसलिए चुनावों से पहले ही गठबंधन और महागठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन सभी की निगाहें एनसीपी चीफ शरद पवार पर टिकी हैं। पवार ने थर्ड फ्रंट को लेकर बड़ा दावा किया है। क्या कहा है पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में जैसे जैसे मोदी सरकार की मनमानी बढ़ रही है, सरकार विरोधी माहौल भी उतना तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए अब सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का मन बना चुके हैं। ऐसे में बार बार तीसरे मोर्चे का जिक्र भी हो रहा है। खासकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कई बार तीसरे मोर्चे का जिक्र कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इसके लिए कई राज्यों का दौरा भी किया था, लेकिन उनकी शर्तों के चलते बात बन नहीं पाई, क्योंकि वो कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की बात करती हैं और खुद उसका नेतृत्व करना चाहती हैं। और विपक्षी दलों का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है, कांग्रेस के बिना भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं जा सकता। अब इसी बीच एक बार फिर तीसरे मोर्चा बनाने की बात उठने लगी है और उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का बयान आया है, और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता, कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है। शरद पवार ने आगे कहा, कांग्रेस अभी भी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश की राजनीति में अहम योगदान है, सबको एक साथ बैठकर बात करनी होगी। इतना ही नहीं, शरद पवार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे को नसीहत भी दी। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने की चेतावनी दी है। मनसे की इस चेतावनी को लेकर शरद पवार ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अभी महंगाई और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। यानी शरद पवार ने अपने बयान से मोदी सरकार की मुद्दों से भटकाने वाली नीति पर निशाना साधा। वहीं तीसरे मोर्चे की बात करें तो देश में लगभग 200 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। ऐसे में कोई क्षेत्रीय दल कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकता, ना ही उसकी जगह आ सकता है। खैर, अब शरद पवार ने तो अपना सुझाव दे दिया है, अब दूसरे दलों को ये कब समझ में आता है, ये देखने वाली बात होगी। पवार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी गठबंधन तैयार होगा तो उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल होगा। महागठबंधन के संकेतों से बीजेपी परेशान है, तो उसकी ये परेशानी कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मामले ने और बढ़ा दी है। आरोप बोम्मई सरकार के ताकतवर मंत्री पर लगे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। कर्नाटक इस वक्त सियासत का अखाड़ा बना हुआ है, हर तरफ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हिंदुत्व के लंबरदार के.एस. ईश्वरप्पा अब खुद कानून के घेरे में आ गए हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल के भाई प्रशांत ने ईश्वरप्पा के खिलाफ शिकायत की थी और मंत्री पर आत्महत्या करने के आरोप लगाए थे। कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले ठेकेदार संतोष पाटिल ने मंगलवार को उडुपी में आत्महत्या कर ली थी। संतोष पाटिल हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव थे। उन्होंने आत्महत्या के लिए मंत्री को जिम्मेदार बताया है। खबरों की माने तो संतोष पाटिल कुछ दिन पहले लापता हो गए थे और बेलगावी पुलिस ने उनका पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया था।
उन्होंने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनकी मौत के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे और मंत्री को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ हफ्ते पहले ही संतोष पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था कि उन्होंने ईश्वरप्पा के बोलने पर ही अपने गांव में सड़कों के निर्माण में 4 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने मंत्री पर झूठ, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाया। संतोष पाटिल की मौत पर कांग्रेस ने ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार ने कहा कि हमने ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बारे में सुना। हर कोई जानता है कि ये एक हत्या है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनकी मौत हुई और इसके जिम्मेदार KS ईश्वरप्पा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। शिव कुमार ने पाटिल की मौत की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूर्व CM सिद्धारमैया ने पाटिल की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक CM के रूप में बोम्मई अपने मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। संतोष पाटिल की मौत के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पूरा राज्य जानता है कि ईश्वरप्पा एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ईश्वरप्पा। KS ईश्वरप्पा की गिनती कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेताओं में होती है। ईश्वरप्पा अभी कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ईश्वरप्पा वही नेता हैं जिन्होंने पिछले साल कर्नाटक के तब के CM BS येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने आलाकमान से येदियुरप्पा को हटाने की मांग भी की थी और कहा था कि अगर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद ईश्वरप्पा के साथ बाकी और विधायक भी जुड़ गए और आखिरकार येदियुरप्पा को हटाना पड़ा। एक साल पहले भ्रष्टाचार पर येदियुरप्पा को घेरने वाले ईश्वरप्पा अब खुद कमीशन मांगने के आरोपों और ठेकेदार की सुसाइड के मामले में घिर गए हैं। शिमोगा जिले से आने वाले ईश्वरप्पा कर्नाटक में बीजेपी के कदावर नेताओं में से एक हैं और कर्नाटक के डिप्टी CM तक रह चुके हैं। काम में कमीशन। कर्नाटक में क्या हो रहा है? ईश्वरप्पा पर FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सवाल बोम्मई सरकार की पुलिस पर भी उठ रहे हैं। सवालों के घेरे में बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस बनी हुई है। कर्नाटक, MP, गुजरात हो या फिर UP, सभी जगह पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। UP पुलिस तो योगी सरकार के दावे को ही झूठा साबित कर रही है। योगी सरकार लखीमपुर खीरी मामले के गवाहों की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस कैसी सुरक्षा कर रही है? देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र मोनू जेल से बाहर है। हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल चुकी है। आशीष की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आशीष को जमानत मिलने के बाद से ही पीड़ित परिवार के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। आशीष पर किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में किसानों पर आशीष मिश्र की गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों की जान चली गई थी। इस घटना में कई चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन अब गवाह मुश्किल में दिख रहे हैं और ये मुश्किल 10 मार्च के बाद और बढ़ गई है। 10 मार्च को UP विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान डरे हुए हैं। गृह राज्य मंत्री के समर्थक गवाहों का रास्ता रोक लेते हैं, उन्हें धमका रहे हैं और बयानों से पलटने के लिए दबाव बना रहे हैं। एक पीड़ित गवाह हरदीप सिंह ने दावा किया कि मंत्री के समर्थक गवाहों को रोककर ऐलान कर रहे हैं, मोनू भैया बाहर आ गए हैं, UP में हमारी सरकार भी फिर से आ गई है, सत्ता हमारी है, तुम सबको सबक सिखाया जाएगा। अगर कोर्ट में गवाही दी तो सीधे गोली मार दी जाएगी। हरदीप सिंह का दावा है कि मंगलवार को वो सड़क पर जा रहे थे, तभी अजय मिश्र समर्थक अचानक से आ गए, उन्हें धमकाया और पिस्टल के बट से हमला करके भाग गए। गवाहों को निशाना बनाने की वारदात से योगी सरकार पर सवालिया निशान लग रहा है। कोर्ट के दखल के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों बरती जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी गवाहों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, तो योगी सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि गवाहों को डराने का कोई काम नहीं किया गया है, सभी गवाहों को सुरक्षा दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब गवाहों को सुरक्षा मिली हुई है तो फिर उन पर हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी का मंत्री और योगी की पुलिस, किसान परेशान हैं और आरोपी मजे में हैं। परेशानी सिर्फ विरोधियों को हो रही है। UP में योगी सरकार के निशाने पर मुसलमान हैं, उन पर सरकार की कार्रवाई हो रही है। मुसलमानों में सरकार को लेकर तो गुस्सा दिख ही रहा है, साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश को लेकर भी नाराजगी दिख रही है और अब मुस्लिम संगठन भी सपा से नाराज दिख रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों से तंग आकर पूरे मुस्लिम समाज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भरोसा जताया था। UP विधानसभा चुनाव 2022 में मुस्लिम वोट की बदौलत आज सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन शायद मुसलमानों ने अखिलेश पर भरोसा करके एक गलती कर दी है। ये कहना है मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम का।
सुन्नी मुसलमानों के धार्मिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने की नसीहत दी है और कहा है कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी फर्क है। अखिलेश यादव को दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों से न सिर्फ परहेज है बल्कि नफरत है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया है। मौलाना ने आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं को जल्द सपा छोड़ने का मशवरा दिया है। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तान में राजनीतिक हालात अब काफी हद तक बदल चुके हैं, इसलिए मुसलमानों को दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्हें ना तो किसी पार्टी से ज्यादा जुड़ाव दिखाना चाहिए और ना ही किसी पार्टी का इतना विरोध करें कि बाद में इसका नुकसान उठाना पड़े। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुलायम और अखिलेश की सपा में काफी फर्क आ चुका है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने मुसलमानों का चेहरा बनने से इनकार किया है, उनको अपने साथ रखने से इनकार कर दिया है। उन्हें दाढ़ी, कुर्ता और टोपी वाले मुसलमानों से परहेज है बल्कि नफरत है। ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि जो वैकल्पिक पार्टियां हैं उन पर विचार करना चाहिए। सपा में आजम खान और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं की नाराजगी के सवाल पर रिजवी ने कहा, आजम खान और बर्क आज कह रहे हैं कि अखिलेश मुसलमानों के हितैषी नहीं है। मैं तो 5 महीने से ये बात कह रहा हूँ। चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी, तब इन्हें समझ नहीं आ रहा था। आज समझ में आया है तो पहली फुर्सत में सपा छोड़ देनी चाहिए। अगर मुस्लिम नेता सपा से किनारा करते हैं तो ये सपा के लिए बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन अब तक इस मामले पर अखिलेश की खामोशी भी कई सवाल खड़े करती है। अखिलेश की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुसलमान पार्टी से दूर गया तो पार्टी के लिए लोकसभा के उपचुनावों में ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दूसरी पार्टियां सपा में सेंधमारी की तैयारी में हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा सेंधमारी का खेल हिमाचल में चल रहा है, जहां कांग्रेस, बीजेपी और आप एक दूसरे को कमजोर करने में जुटे हैं। पहले बीजेपी ने आपको झटका दिया तो आज आपने बीजेपी से बदला ले लिया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वो धुलाई हुई है जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगी। ये धुलाई की है बीजेपी ने। हिमाचल में सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को इस राज्य में पैर नहीं पसारने देगी। अब आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा अध्यक्ष ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पूरी यूनिट ही भंग कर दी थी। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हरमेल धीमान को पार्टी ज्वाइन कराई है। वो हिमाचल बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष भी थे। बुधवार को दिल्ली में सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में हरमेल धीमान आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि हरमेल धीमान हिमाचल बीजेपी में बड़ा नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग करा के एक मैसेज जरूर दे दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि सोमवार को ही हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा की प्रमुख ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष संगीता, सोशल मीडिया उपाध्यक्ष आशीष कुमार और डीके त्यागी बीजेपी में शामिल हुए थे। और उससे पहले 8 अप्रैल को भी बीजेपी ने आपको बड़ा झटका देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी को ही तोड़ लिया था। ये कितना बड़ा झटका था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने इसके बाद अपनी हिमाचल यूनिट को ही भंग कर दिया था। हिमाचल में इसी साल नवंबर में गुजरात के साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। उसे उम्मीद है कि पंजाब में जैसे उसे बड़ी सफलता मिली है, वैसे ही हिमाचल में भी उसकी लॉटरी लग सकती है। हिमाचल प्रदेश में दल बदल का खेल तेज हो गया है। पार्टी से नाराज नेता दल बदल रहे हैं। नाराजगी उन राज्यों में भी दिख रही है जहां फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन जमकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल में हो रही एक के बाद एक घटना ने ममता की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। इन मुश्किलों में उनके बयानों ने भी परेशानी बढ़ाई है। टीएमसी के सांसद ही ममता के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं। 5 अप्रैल को 14 साल की एक नाबालिग लड़की की जान जाने के मामले ने पश्चिम बंगाल में सनसनी फैला दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद उसकी जान चली गई। ये मामला है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली का। लड़की की जान जाने के बाद पीड़ित परिवार ने चाइल्ड लाइन की मदद ली और 9 अप्रैल को हंसखाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय पंचायत सदस्य समर गोयल के बेटे आरोपी ब्रिज गोपाल गोयल को गिरफ्तार किया गया। उसे यौन अपराधी से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित किया गया और मामले में जांच जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विवादित बयानों के चलते विपक्ष के साथ साथ अपने ही सांसदों के निशाने पर आ गई हैं। ममता बनर्जी के बयान पर नाराजगी जताते हुए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा,
एक पार्टी सांसद के रूप में मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि मैं ऐसी घटनाओं के पूरी तरह खिलाफ हूं। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे खबर मिली है कि एक आरोपी और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था, तो जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर हम क्यों आए। महुआ मोइत्रा का ये बयान तब आया जब वो नाबालिग पीड़िता के आवास पर जाकर उसके परिवार के सदस्यों से मिली। दरअसल इस घटना पर सीएम ममता बनर्जी ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या लड़की के साथ वास्तव में बलात्कार हुआ था या उसके प्रेम संबंध थे जिससे वो गर्भवती हुई। ममता ने कहा था, आप कैसे जानते हैं कि उसके साथ बलात्कार किया गया था? पुलिस अभी तक मौत के कारण का पता नहीं लगा पाई है। मैंने उनसे पूछा था क्या वो गर्भवती थी या प्रेम संबंध था या बीमार थी। अब सीएम ममता बनर्जी के बयानों पर बवाल खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ममता बनर्जी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। रेखा शर्मा ने कहा, घटना पर सीएम ममता बनर्जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला होने के नाते उन्हें दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए। उन्होंने पीड़िता पर उंगली उठाई, ये गलत था। ऐसे में अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या सफाई पेश करती हैं और इस मामले को कैसे संभाल पाती हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली MCD में भ्रष्टाचार की। केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। देश की सर्वोच्च अदालत की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली की MCD में बीजेपी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है और इस धांधली में बीजेपी के सफेद पोश नेता भी शामिल हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाले PM मोदी क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे? लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने जरूर मोर्चा खोल दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में कब होंगे MCD चुनाव, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है, लेकिन तीनों MCD के एकीकरण को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी जरूर आमने सामने है। इस बार आपको लगता है कि वो दिल्ली MCD चुनावों में जीत हासिल करेगी, तो वहीं 15 सालों से दिल्ली की MCD पर कब्जा किए हुए बीजेपी फिर से MCD में जीत का सपना सजोए बैठी है। लेकिन इस बार बीजेपी की राह काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप यानी आम आदमी पार्टी ने चुनावों से पहले MCD में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। ये बात आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कही है। आम आदमी पार्टी के MCD प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक बीजेपी शासित नगर निगम सिर्फ 5% जुर्माने की वसूली कर पाती है। इसकी बड़ी वजह बीजेपी पार्षदों का भ्रष्ट होना है। उन्होंने कहा कि भाजपा 14,000 संपत्तियों में से 2300 संपत्तियों से जुर्माना वसूलती है, जिसके कारण MCD 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। साउथ MCD में 8,486 प्रॉपर्टी हैं, जिसके लिए 1,200 करोड़ की वसूली बनती है, लेकिन MCD सिर्फ 70 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। भाजपा शासित MCD सिर्फ संपत्ति पर लगभग 6,000 करोड़ जुर्माना वसूल सकती है, लेकिन सारा पैसा पार्षदों और नेताओं की जेब में जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि 15 साल के बीजेपी के कुशासन को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट पर भाजपा जनता को जवाब दे कि उसने ये घपलेबाजी क्यों की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चोर दरवाजे से MCD को 1-2 साल और चलाने का तरीका ढूंढ लिया है। ये खत्म होना चाहिए और दिल्ली में जल्द चुनाव की तारीख की घोषणा की जानी चाहिए। अब बीजेपी अपने बचाव में क्या कहती है, ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।